दोस्तों पिछले 10 सालों में बड़ी मेहनत के साथ गोदी मीडिया ने एक गुब्बारा फुलाया। उस गुब्बारे का नाम था मोदी मैजिक, मोदी का जादू। अब वो मोदी मैजिक वाला गुब्बारा फट चुका है, फटा ही नहीं है, उसके मतलब तितर बितर हो चुका है, ऊपर खच्चे उड़ चुके हैं उसके। और उसकी आंच में सबसे पहले खुद मोदी जी आए हैं। और जानते हैं मोदी जी पर ऐसे सवाल कौन खड़े कर रहा है? गोदी मीडिया। आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि मोदी जी के एकदम फेवरेट एंकर सुधीर चौधरी, जो गोदी मीडिया के उन एंकरों में से एक है जहां से नैरेटिव शुरू होता है। जो नैरेटिव सुधीर चौधरी चलाते हैं प्राइम टाइम में, बाकी एंकर उसी को फॉलो करते हैं। आज प्राइम टाइम का हर एंकर, न्यूज चैनल का हर एंकर सुधीर चौधरी से आगे निकल जाने की जोर आजमाइश में ही एंकरिंग कर रहा है। अब उन सुधीर चौधरी ने अपनी ईमानदारी शिफ्ट कर दी है। दोस्तों पिछले 10 सालों में गोदी मीडिया को इस सत्ता ने बहुत फायदा पहुंचाया। लोग कहते हैं कि मीडिया बिक गई, मीडिया ने दलाली की, सत्ता के तलवे चाटे। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि कुछ सिक्कों का हो सकता है कि मीडिया में कई लोगों को फायदा हुआ हो आर्थिक तौर पर, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि ये मीडिया मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है। आज मोदी जी का जो एक पूरा आभा मंडल क्रिएट किया गया 300 प्लस 400 प्लस वाला, मीडिया की वजह से। एक हफ्ते अगर ये मीडिया वाले महंगाई और बेरोजगारी पर खबर चला देना तो देश की जनता सड़कों पर आ जाए। लेकिन वही बात है ना कि मीडिया बड़े बड़े मुद्दे छुपा जाती है। तो इस सरकार की या मोदी जी की जो सबसे बड़ा एक प्रोटेक्शन था, जो सबसे बड़ी ढाल थी, वो मीडिया थी। अब मोदी जी की वो ढाल टूटती दिखाई दे रही है। दोस्तों सुधीर चौधरी ने अपने शो में एक ऐसा विश्लेषण किया है जो सुनने में तो ऐसा लगता है कि देखो आरएसएस और बीजेपी के बीच के मतभेद की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ में आएगा कि वो जो ईमानदारी थी ना गोदी मीडिया की, वो अब शिफ्ट हो रही है। दोस्तों आरएसएस की तरफ से इस बीच बहुत से ऐसे बयान दिए गए जो कि बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, और उस तरह के बयानों का जवाब बीजेपी के किसी प्रवक्ता के पास नहीं है। इस पर सुधीर चौधरी ने शो किया और कहा, आरएसएस और बीजेपी के बीच मतभेद सार्वजनिक हो चुके हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आरएसएस और बीजेपी के बीच ऐसे रिश्ते भी हो सकते हैं। बीजेपी वो पार्टी है जिसने आरएसएस की कोख से जन्म लिया है। बीजेपी आरएसएस की गोदी में पली पार्टी है। अंदर ही अंदर मतभेद होते रहे, लेकिन ऐसे खुल के मतभेद सामने आएंगे किसी ने सोचा नहीं था। अब मोदी के आगे दो चैलेंज हैं। एक, वो एनडीए के गठबंधन सरकार में नीतीश नायडू को साथ लेकर चलानी है, और आरएसएस को लेकर भी सरकार चलानी है। मौजूदा वक्त में तो आरएसएस के साथ सरकार चलाना मोदी के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है। दोस्तों सब जानते हैं कि बीजेपी आरएसएस की कोख से जन्मी पार्टी है। ये भी सब जानते हैं कि बीजेपी आरएसएस की गोद में पली हुई पार्टी है। लेकिन आज इस बात को कहकर सुधीर चौधरी क्या कहना चाहते हैं? सुधीर चौधरी अपने शो में कह रहे हैं कि आज बीजेपी की जो भी ताकत है वो आरएसएस की वजह से है, और इस चुनाव में आरएसएस ने वो भागीदारी दर्ज नहीं कराई जिस तरह की भागीदारी अमूमन चुनाव में बीजेपी के लिए आरएसएस दर्ज करवाती, जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ है। तो पिछले 10 सालों में तो यही एंकर हैं जो मोदी 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 के नारे लगाते थे प्राइम टाइम में, मोदी के लिए पंखा करते थे, मोदी जी के नाम पे माला जपते थे। और इसमें केवल ये एंकर नहीं है, इनके चैनल के मालिक भी हैं। इन एंकरों को भी इसका फायदा हुआ, इनके चैनल मालिकों को भी इसका फायदा हुआ। लेकिन आज इनको अचानक से ध्यान में आ गया कि बीजेपी तो आरएसएस के बिना कुछ है ही नहीं, तो मोदी मैजिक का क्या हुआ फिर? जिस मोदी मैजिक का पूरा गुब्बारा इन्होंने फुलाया था, ये माने इस बात को कि वो गुब्बारा झूठा था। जो 14 की जीत थी, जो 19 की जीत थी, क्या वो आरएसएस की जीत थी? कि 24 में आरएसएस घर से नहीं निकला तो बीजेपी का यह हश्र हो गया। और इससे भी गंभीर बात जो सुधीर चौधरी बोल रहे हैं दोस्तों कि आने वाले वक्त में मोदी के आगे दो चुनौतियां हैं। नीतीश नायडू के साथ सरकार चलाना वो तो फिर भी मुश्किल होगा, लेकिन आरएसएस के साथ तालमेल बिठाना और तालमेल बिठाकर सरकार चलाना, ये मोदी के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती होगा। और ये बात सुधीर चौधरी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसका अगर आपको नमूना देखना है तो आप किसी भी डिबेट को, गोदी चैनल्स की डिबेट को खोलिए और बीजेपी के प्रवक्ताओं के चेहरे देखिए। आरएसएस क्या बोल रहा है, इस पर बीजेपी के प्रवक्ता चुप हैं। ठीक है, बीजेपी के अंदर जो सिर्फ उटावल मची हुई है, लगातार बीजेपी के अलग अलग नेताओं की तरफ से गद्दारी 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 ये शब्द सुनाई दे रहे होंगे। कौन कर रहा है गद्दारी? बीजेपी के अंदर कौन है वो जो गद्दारी कर रहा है? लेकिन इसके अलावा इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में कम कैसे हो गई, इसको लेकर कोई जवाब नहीं है। सारे प्रवक्ता इस बात पर खुश हैं कि मोदी जी देखिए पीएम बन गए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, मोदी जी अपने काम में लग गए, हम भी अपने काम में लग गए, आपको विश्लेषण करना है करिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति है दोस्तों, जिसमें अब गोदी मीडिया मोदी जी को घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि गोदी मीडिया को भी यह समझ में आ गया है कि अब सत्ता परिवर्तन बीजेपी के अंदर जो पावर सेंटर है वो कहीं और शिफ्ट हो सकता है। और अगर पावर सेंटर कहीं और शिफ्ट हुआ तो हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में, आने वाले साल में
कोई और पीएम बन जाए, बीजेपी की ही सरकार रहे, एनडीए की सरकार रहे, लेकिन कोई और पीएम बन जाए, तो अपना जो निष्ठा है वो उस संगठन के साथ रखो जिसके पास सत्ता रहने वाली है बीजेपी के अंदर, और वो कौन है? आरएसएस है। ये है गोदी मीडिया की हैसियत। मतलब आप सोचिए, ऐसे चुटकियों में जो मोदी जी को लेकर इन चैनलों की ईमानदारी थी, निष्ठा थी, वो नेस्तनाबूत हो गई। अब इससे अलग हम बात रखते हैं कि ये जो पूरा ड्रामा आरएसएस और बीजेपी के बीच चल रहा है, क्या वाकई में ये सच है? दोस्तों, ये अभी आगे आपको और बढ़ेगा, ये रोज का हो जाएगा। रोज आपको आरएसएस की तरफ से कोई ना कोई बयान सुनने को मिलेगा। फिर बीजेपी वाले कहेंगे ये हमारे अंदर का मामला है, लेकिन अब ये मामला अंदर का रहा नहीं। बड़ा सवाल ये है कि आरएसएस अगर कहती है कि मोदी जी की पार्टी अहंकारी हो गई थी, आरएसएस अगर ये मानती है कि अहंकारियों को जनता ने सबक सिखा दिया, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं मणिपुर जल रहा है 1 साल से, आरएसएस प्रमुख दलितों की छिटकने की बात कर रहे हैं, तो पिछले 10 सालों से वो चुप क्यों थे? सच्चाई है दोस्तों कि चाहे ये गोदी मीडिया हो, चाहे ये आरएसएस हो, सब सत्ता में रहना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि सत्ता उनके हाथ से जाए, क्योंकि सबको इसका बराबर का फायदा हुआ है। तो अब आगे क्या होगा? आने वाले जो 8-9 महीने हैं ना, मोदी जी पीएम बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे, और बीजेपी में जो गुजरात लॉबी है, जो सबसे ताकतवर है अभी भी, मोदी जी और अमित शाह जी, उनकी ताकत रहेगी कि नहीं रहेगी आने वाले भविष्य में, वो अगले 6 महीने में तय हो जाएगा। 6 से 8-9 महीने आप लगा लीजिए। महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा, इन 3 राज्यों में, मतलब इन 3 राज्यों में अगर 2 राज्य भी बीजेपी हार गई तो मोदी जी का पीएम बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो घात लगाकर आरएसएस चाहता है। आरएसएस चाहता है कि सरकार एनडीए की बनी रहे, बीजेपी की सरकार बनी रहे, लेकिन मोदी जी पीएम पद से हट जाएं। और आरएसएस कोई ऐसे शख्स को पीएम बनाना चाहता है जो उसका यसमैन हो, जो हर लिहाज से निष्ठावान हो। अब उस पर बहुत सी बातें चल सकती हैं। आप देखिए, आज गोरखपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने वाले हैं। अब आप बताइए, इस तरह की खबरें पहले तो अंदर खाने चलती थी, लेकिन मीडिया में खबरें चलाई जा रही है, इस पर चर्चा हो रही है। योगी आदित्यनाथ से संघ प्रमुख क्या बात करेंगे? उत्तर प्रदेश के रिजल्ट्स को लेकर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर रिजल्ट्स खराब हुए, नतीजे खराब हुए, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आदित्यनाथ से पूछा जाएगा तो आदित्यनाथ तो यही कहेंगे, मेरे कहने पर टिकट थोड़े ही बांटे थे, जिनको मैंने टिकट दिलवाए थे, जिन लोगों को, उनको तो वो तो जीत के आ गए, मेरी तो चली ही नहीं टिकट बंटवारे में। फिर ये पूछा जाएगा टिकट बंटवारे में किसकी चली, सब जानते हैं। तो फिर धीरे धीरे जो अब ये पानी रिस रहा है ना, अंत में आना ये जमीन पर ही है, लेकिन ये होगा बड़े करीने से, और ये अब रोज होगा। लेकिन इस बीच गोदी मीडिया की जो निष्ठा है वो धीरे धीरे पानी के साथ बदलती जाएगी। दोस्तों, बीजेपी की ये स्थिति है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के 2 बड़े नेता संजीव बालियान और संगीत सोम खुला एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे। एक कह रहा ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीद ली, एक कह रहा इसने मुझे हरा दिया, एक कह रहा इसने मेरी भीतरघात की, और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूँ, पिछले 10 सालों में जो ईडी थी, ये दोनों में से किसी एक के घर चले जाए, पता लगाए किसने किसकी ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदवाई, किसने कितना भ्रष्टाचार किया ना। इस तरह के मामलों में आपको लगातार चुप्पी दिखाई देगी, ना तो मीडिया कुछ बोलेगा, ना बीजेपी वाले कुछ बोलेगा अब केवल एक संगठन, वो है आरएसएस। अब आप देखिए, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसको लेकर अब आरएसएस चाहेगा कि कोई ऐसा शख्स बने जो हर लिहाज से आरएसएस के करीबी हो। अगर मोदी जी की 300+ सीटें आ जाती तो वो अब तक अध्यक्ष भी बन चुका होता, अब तक लोकसभा स्पीकर भी बन चुका होता, सब हो चुका होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसीलिए अब स्थितियां ये आ गई हैं। बड़ा सवाल ये है दोस्तों, जो बात सुधीर चौधरी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि उनको सत्ता शिफ्ट होती दिखाई दे रही है। अगले 9-10 महीने में अगर इन 3 राज्यों में, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली, इन 3 राज्यों में से अगर 2 राज्य भी बीजेपी हार गई, जिसमें बहुत संभावनाएं हैं दोस्तों। महाराष्ट्र के लिए तो आज भी लोग कहते हैं कि अगर महाआघाड़ी ठीक से चुनाव लड़ती है, महाआघाड़ी, तो उसके सरकार बनाने की संभावनाएं ज्यादा हैं। हालांकि अभी भी बहुत, हमारे यहाँ चुनाव में महीने 2 महीने में काफी चीजें बदल जाती हैं, लेकिन आप देखिए, जमीन पर हालात जब बदलते हैं तो अच्छों की कुर्सियां डोल जाती हैं। सरकार मोदी जी की ही बनी है, पीएम मोदी जी ही बने हैं, लेकिन मोदी के मैजिक या मोदी के जादू का ढोल ये लोग पीटा करते थे ना पिछले 10 सालों में, आज ये इनको पलटने में एक रात लगी। ये कहने लगे कि ये तो जो है आरएसएस की वजह से,
बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि पिछले 10 सालों में विश्व गुरु की छवि बनाकर जो इन लोगों ने देश की जनता को ठगा है, अब ये उससे बड़ा हीरो किसको बना रहे हैं? आरएसएस को। जबकि अंदर आरएसएस और बीजेपी बिल्कुल एक है। तो सुधीर चौधरी कहते हैं कि बीजेपी ने आरएसएस की कोख से जन्म लिया है। बात तो ठीक है। तो एक माँ कभी भी चाहेगी कि उसके बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो। हाँ, अगर बच्चा कुछ गलत करेगा तो उसको डांटेगी, है ना, उसको हो सकता है सजा भी दे, लेकिन किसी भी हाल में अपने बच्चे के खिलाफ नहीं जाएगी ना। है ये अंदर सब एक, लेकिन इस पूरे खेल में मोदी के आने वाली राजनीति का भविष्य बहुत हद तक तय होने वाला है। ये आप मानकर चलिए कि अगले 9-10 महीने मोदी जी की केंद्र की राजनीति वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बहुत बहुत गहराई से इस पर प्रभाव पड़ने वाला है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।